Hello students. So today in this video we are going to start another chapter of our second term syllabus, that is chapter 6, the Delhi Sultanate third. We have already studied the chapter 4 and 5, in which we have studied about the other sultans and the dynasties, the 5 dynasties of Delhi Sultanate that was included in the Delhi Sultanate first and the second part of the Delhi Sultanate. Today we are going to start the Delhi Sultanate third part. So basically the Delhi Sultanate ruled for a period of over 300 years and influenced the cultural and religious life of India. And as we know that India is a country of vast culture and rich heritage already, but after the rise of the Delhi Sultanate, it came into contact with the Turkish and the Afghan cultures during the period of all the dynasties included in the Delhi Sultanate. ऐसा कि हम लोग जानते हैं दिल्ली सल्तनत करीब 300 साल तक कंटिन्यू किया था इंडिया में, और यहाँ पे ऑलरेडी इंडिया में बहुत सारे कल्चर और रिलीजियस बैकग्राउंड के लोग रह रहे थे और बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस हो रही थी। बट स्टिल जब अफ़गानिस्तान और टर्किश के रिलीजन आते हैं इंडिया में, नया कल्चर इवॉल्व होता है, एंड दैट द टर्किश एंड अफ़गान एंड इंडियन कल्चर ऑल फ्यूज्ड टुगेदर एंड फॉर्म अ न्यू कल्चर दैट इज़ कॉल्ड द इंडो इस्लामिक कल्चर। तो जब अब नया कल्चर आता है जिसमें अफ़गानिस्तान और टर्किश के रिलीजन भी यहाँ पे आते हैं और वो भी इवॉल्व करता है यहाँ पे, तो एक नया रिलीजन फॉर्म होता है, एक नया कल्चर बेसिकली फॉर्म होता है जिसको कि हम लोग इंडो इस्लामिक कल्चर बोलते हैं। So during the 13th century, India was facing both difficulties and destruction as well as developments. So during this time, during the period of Delhi Sultanate, India was also facing difficulties and as well as it also faced the development period. There were developments in the field of religion and philosophy. The Hindus and the Muslims were not that much friendly to each other for a very long time. But gradually, as time passed, they realized that living in the same country with opposition and not accepting each other would be very difficult, even to crush each other's opponent out of existence. ऐसा कि माना जा रहा था कि 13th सेंचुरी में बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ के साथ साथ कुछ डेवलपमेंट्स भी हो रहे थे। डेवलपमेंट्स किस फील्ड में हो रहे थे? रिलीजन फील्ड में, रिलीजियस एस्पेक्ट से, फ़िलासफ़िकल एस्पेक्ट से, ये सारे फील्ड में क्या हो रहे थे? डेवलपमेंट्स हो रहे थे। और जो हिंदू एंड मुस्लिम्स है, ये दोनों अलग अलग रिलीजन के पीपल जो इंडिया में रह रहे थे, वो लोग एक दूसरे से स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर रहे थे, ऐसा मेंटेन नहीं कर रहे थे। बट धीरे धीरे उनको क्या रियलाइज होता है कि एक ही कंट्री में रहना और एक दूसरे को एक्सेप्ट ना करना, इतना ज़्यादा ऑपोजिशन में रहना, ये पॉसिबल नहीं है। तो धीरे धीरे ये लोग इवॉल्व करते हैं और एक दूसरे के साथ रहना स्टार्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ हो रही थी? ये सारी चीज़ें 13th सेंचुरी में इंडिया में हो रही थी। द इस्लामिक कल्चर अफेक्टेड इंडियाज़ आर्किटेक्चर ऑल्सो, बोथ देयर कॉम्बिनेशन वॉज कॉल्ड इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। सो व्हाट हैपन, यहाँ पे आने के बाद इस्लामिक कल्चर भी बहुत ज़्यादा इवॉल्व होता है और इंडिया में उस दोनों का कॉम्बिनेशन, जो इंडिया का कल्चर था और ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिला करके बहुत सारी चीज़ें बनती है दोनों के फ्यूज़न से, जैसे कि एक आर्किटेक्चर फॉर्म होता है जिसको कि क्या बोला जाता है? इस्लामिक, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर नाम दिया गया है इसका। आफ्टर दैट, so in this chapter today we are going to study, the first topic is एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के टाइम के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थे, उस टाइम पे कौन से पोजीशंस पे लोग काम कर रहे थे, उसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। So administration during the Delhi Sultanate was completely dependent on the Muslim laws, which were the laws of Islam. The sultans and the nobles' primary duty was to observe the Islamic laws, and this period rightfully stated that the administration of Delhi Sultanate was largely influenced by their religion. What happened, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था दिल्ली सल्तनत का, वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस था किस चीज़ से? मुस्लिम कल्चर से, मुस्लिम लॉज से और इस्लामिक लॉज से। इससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था और ऐसा माना जाता है कि कम्प्लीटली रिलीजन बेस्ड ही कल्चर उस टाइम पे फॉलो हो रहा था। उस टाइम पे लॉज फॉलो हो रहे थे, वो रिलीजन बेस्ड ही थे बेसिकली।
The central administration of the Delhi Sultanate followed a very systematic and well-planned administration procedure, which was run by different ministers who had specific work assigned to them. तो जो दिल्ली सल्तनत थी उस टाइम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन थी, और दिल्ली सल्तनत में जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था वो क्या करता था, बहुत ही एक सिस्टमेटिक वे में, प्लान्ड वे में एडमिनिस्ट्रेशन रन करता था. एक प्रॉपर वे था उन लोगों का, जिसमें कि डिफरेंट मिनिस्टर्स होते थे और डिफरेंट पोजीशंस पे होते थे. उन लोगों के स्पेसिफिक काम दिए जाते थे, उनको वही करना होता था. ये सारी चीज़ें फॉलो करना पड़ रहा था. और इसके अलावा देयर आर ऑल्सो सेवरल डिपार्टमेंट्स द सुल्तान्स अपॉइंटेड देयर ऑफिसर्स टू कैरी एन स्पेसिफिक ड्यूटीज. जो सारे पोजीशंस होते थे वो कौन अपॉइंट करता था, सुल्तान अपॉइंट करते थे. उन सारे पोजीशंस पे जो लोग होते थे उस को अपॉइंटमेंट करना, उनकी रिक्रूटमेंट करना, ये सारे काम कौन करता था, सुल्तान का काम था. और ड्यूटीज़ भी असाइन करना सुल्तान का ही काम था. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट पोजीशन विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ द सुल्तान. जो पहला पोजीशन है वो क्या है, द सुल्तान का है. हम लोग सबसे पहले सुल्तान के बारे में जानेंगे बेसिकली. So the head of the state was the Sultan, who enjoyed unlimited powers in every sphere of state activity. There was no law of succession during the period of Delhi Sultanate. It was not necessary that the eldest son or the daughter of the Sultan should succeed him. ऐसा माना जाता था कि दिल्ली सल्तनत के जब सुल्तान होते थे वो हेड होते थे सुल्तान पूरे सल्तनत के, और उनके पास अनलिमिटेड पावर्स होती थी स्टेट के एक्टिविटी करने के लिए, सारे लॉज बनाने के लिए. तो सबसे पावरफुल पोजीशन किसका हो गया, सुल्तान का हो गया. और ये नेसेसरी नहीं था उस टाइम, ऐसी कोई लॉ नहीं बनी थी कि एक सुल्तान के बाद दूसरा जो उनका सक्सेसर होगा वो कौन बनेगा, वो उनका ही बेटा या बेटी जो कि एल्डर होगा, जो कि बड़ा होगा वही बनेगा. ऐसा कोई लॉ नहीं था. However, tradition developed from the close of the rule of Iltutmish that the throne belonged to the elder son. The Sultan, according to his strength, behaved as an all-powerful despot. The Sultan was the absolute master of the state and all powers were concentrated to him. So, the Sultan जो थे वो कौन थे, वो क्या करते थे, वो एब्सोल्यूट मास्टर होते थे. वो पूरे स्टेट को कंट्रोल करते थे, उनके पास सारे पावर होते थे. ही वॉज ऑल्सो द हाइएस्ट कमांडर ऑफ द आर्मी. ऑल अदर मिनिस्टर्स, नोबल्स एंड अदर ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट वर अपॉइंटेड एंड promoted and dismissed by him. His order was the law. They were the legal powers, but their effectiveness in practice depended on his military strength. तो ये सारे उनके पावर्स होते थे, बट उनकी पावर कितनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं उनके डिसीजन, ये किसके ऊपर डिपेंड करता था, उनकी पोजीशन कैसी है, उन किस तरीके से वो इफ़ेक्टिवनेस अपने स्टेट में बना करके रख रहे हैं. सारे लीगल पावर की इफ़ेक्टिवनेस उनके प्रैक्टिस उन किस चीज़ पे डिपेंड करती थी, उनके मिलिट्री स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती थी. अपार्ट फ्रॉम मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर विद इन द एम्पायर, इट्स protective from the foreign invasion, one important duty of him was to extend its territories. तो जो important duties होती थी जिसके अंदर included थे क्या क्या, maintenance of peace, orders in the empire and its protection from the foreign invasion. इन सारे के अलावा उनकी एक और ड्यूटी होती थी कि वो जो टेरिटरी होती है उनकी उसको एक्सटेंड कर सके, उनको और ज़्यादा फैलाया जा सके. ये ड्यूटी किसकी होती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सुल्तान की. आफ्टर दैट द सेकेंड पोजीशन इज़ द वजीर. तो जो दूसरा पोजीशन है वो किसका है, वजीर का है. द प्राइम मिनिस्टर was called the wazir. Basically he was primarily the head of the finance department called the Diwan-e-Wizarat and was in position to supervise not only the income and expenditure of the state but also the all other departments as well. जो वजीर का काम होता था, उन प्राइमरी हेड होते थे किसके, फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड होते थे बेसिकली वो, और उनके डिपार्टमेंट का, फाइनेंस डिपार्टमेंट का नाम क्या होता था, दीवाने विजारत नाम था. एंड उनकी पोजीशन होती थी कि वो इनकम एक्सपेंडिचर, स्टेट के अंदर जो भी खर्चे हो रहे हैं, जो भी इनकम हो रही है, वो सारी चीज़ों को वो सुपरवाइज करे. द पोजीशन ऑफ वजीर वॉज नेक्स्ट टू सुल्तान. ही देयरफॉर सुपरवाइज द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन एंड लुक्ड आफ्टर इट व्हेनेवर द सुल्तान फेल इट or was out of capital, appointed officers to different posts and performed various other duties. So वजीर का एक और ड्यूटी होती थी, वो सुपरवाइज करते थे पूरा इंटायर एडमिनिस्ट्रेशन को की देखभाल करते थे, ये सारी चीज़ें करते थे. कब, जब सुल्तान
कैपिटल में नहीं होते थे, जब वो बाहर होते थे या वो बीमार होते थे तो उनके काम को भी देखना किसका काम था, वजीर का काम था. आफ्टर दैट द थर्ड पोजीशन इज द अरीजे ममालिक, दैट इज he was the head of the department of Diwan-e-Arj and in that capacity was the controller general of the military department. So basically जो अरीजे ममालिक हैं वो पोजीशन है मिलिट्री हेड का. मिलिट्री डिपार्टमेंट के जो हेड होते थे उनका काम क्या होता था, रिक्रूटमेंट ऑफ द सोल्जर्स, फिक्स देयर सैलरीज, अरेंज फॉर देयर सप्लाईज एंड इंस्पेक्शन एंड मेंटेन द डिस्क्रिप्टिव रोल्स ऑफ हॉर्सेज एंड मैन. तो ये सारे काम सोल्जर्स के अपॉइंटमेंट करना, सैलरीज फिक्स करना, बाकी सारे अरेंजमेंट करना जैसे सप्लाईज, इंस्पेक्शन, ये सारे काम कौन करता था, अरीजे ममालिक